चलिए शुरुआत करते हैं हमारे ज्योग्राफी के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रृंखला हमने पिछले ही क्लास से शुरुआत की थी, उसका भाग 2। और आज भी हम भारत के भूगोल से संबंधित विशेष महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्नों के संग्रह लेकर के आए हैं जो हमारे स्वराज आईएएस एकेडमी के द्वारा टेस्ट सीरीज जो चलाई जा रही है उसमें से ऐसे प्रश्न जिनके आने की संभावनाएं आपके आगामी परीक्षा में पूर्णतः हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं और क्या कुछ उसका आंसर होगा विद एक्सप्लेनेशन विद योर क्रांति सर। शुरुआत करते हैं हमारी इस कक्षा का। तो पहला प्रश्न यहां देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि भारत में मानसून के आगमन की, यहां देखें, भारत में मानसून के आगमन की पृष्ठभूमि में उत्तरी भारत के मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां होती है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। अब इस प्रश्न को अगर आप देखोगे तो ये मानसून वाला है, और जब हम मानसून की बात करते हैं तो आपके पास विकल्प क्या दिया पहले हम देखते हैं। वो कह रहा है कि मानसून के आगमन हो रही है और आप उत्तर भारत के मैदान को बेस लीजिए और उसके आधार पर बताइए कि कौन सी परिस्थितियां आपके पास हो सकती है। अब अगर आप उत्तर भारत का मानसून के समय की स्थिति अगर आप देखोगे तो देखिए, अगर मैं भारत के उत्तर भारत की अगर मैं बात करूं, विशाल भारत के मैदान की, तो देखिए आपके पास क्या दिखाई देता है। जब मानसून आता है उससे पहले ही वहां पर एक बेल्ट बन चुका रहता है जिसे हम आईटीसीजेड बेल्ट कहते हैं, और जो आईटीसीजेड बेल्ट रहता है वो अत्यंत ही गर्म वाला क्षेत्र यहाँ पे बना चुका रहता है तिब्बत वाले क्षेत्र में। अर्थात आप ये कह सकते हो क्योंकि वहां पे आईटीसीजेड बेल्ट बना हुआ है जिसकी वजह से वहां पर तापमान बहुत ज्यादा रहेगा, और जब यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा रहेगा तो उसके सापेक्ष में वायु जो रहेगी गर्म होकर के ऊपर उठ चुकी रहेगी। अच्छा, वायु गर्म होकर के ऊपर उठ चुकी है, इसका मतलब वायु दाब वहां पर न्यूनतम रहेगा। कब? जब मानसून आएगा। तभी तो जो मानसून आता है देखिए वो यहाँ हाई प्रेशर वाले जोन से, जहां पे उच्च दाब है, वहां से वो निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ता है। अर्थात यहां से आपके पास एक निष्कर्ष ये निकलता है कि जब मानसून का आगमन होगा तब उत्तर भारत के विशाल मैदान में तापमान ज्यादा रहेगा और दूसरा जो है वो वायु दाब जो रहेगा कम रहेगा। इस प्रकार जब हम विकल्पों में चलते हैं तो आप विकल्प डी देख लीजिए, आपके पास प्राप्त होता है कि तापमान में निरंतर वृद्धि और वायु दाब में कमी। तो ये रहा आपका आंसर, हो गया प्रथम क्वेश्चन हमारा। चलिए बढ़ते अब हम हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। ऐसे ही हम प्रश्नों की संग्रह लेकर के आते रहेंगे जिसमें कि आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया जा रहा है, और हाँ ये प्रश्न बिल्कुल नए हैं जिसके आने की संभावनाएं हो सकती, तो आप बिल्कुल हमारे साथ रोजाना ऐसे ही बने रहें ताकि आपको फायदा हो सके स्वराज आईएएस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है इसे देखते हैं। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 जैसे कि आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं इसे थोड़ा सा और ऊपर करता हूं ताकि क्लियर विजन हो सके। फिलहाल प्रश्न को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। यहाँ देखें प्रश्न यहाँ पर ये कह रहा है कि भारत के खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र है, खनिज भारत में जो संबंधित खनिज तेलों का जहां उत्पादन होता है उन क्षेत्रों को लिया गया है एक और, जहां पे तेल क्षेत्र दिया गया है। खंड 1 देख लीजिए, आलिया बेट, निगरू, नहर काटिया और बसीन, और एक तरफ आपके पास दिया गया संबंधित राज्य। अब वो ये कह रहा है कि आपको ये बताना है कि ये जो जोड़े बने गए हैं इनमें से, यहां देखिए उपर्युक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहां विशेष ध्यान चाहूंगा आप सभी का, सुमेलित नहीं है बोला है, इसलिए आप कंफ्यूज ना होइएगा क्योंकि कई बार सुमेलित है बोल देता है और आप जल्दबाजी में नहीं वाला ले लेते हैं। नहीं है दिया गया, आप सुमेलित है वाला ले लेते हैं। तो मैच द कॉलम जो करेक्ट नहीं है हम उसे लेना है। तो चलिए अब हम शुरुआत से ही चलते हैं, फिर हम इन विकल्पों पे जाएंगे कि कौन सा हमारा आंसर हो सकता है। पहला बोल रहा है आलिया बेट, तो आलिया बेट जो है वो बिल्कुल गुजरात में ही पाया जाता है, क्योंकि आलिया बेट के साथ ही साथ आपके पास आपने सुना होगा खादिया बेट, ये भी आपने सुना होगा माय डियर, खादिया बेट, ठीक है। तो आपका ये बिल्कुल सही हो गया। दूसरा अब हम देखते हैं निगरू और उसके सामने दिया गया नागालैंड। तो भाई निगरू जो तेल वाला क्षेत्र है जहां से तेल प्राप्त हो रहा है भारत में खनिज तेल, वो निगरू में नहीं है, वो आता है अरुणाचल प्रदेश में। तो भाई नागालैंड वाला जो यहाँ पे ऑप्शन दिया फिर तो वो गलत हो गया। चलो एक तो हमारे पास आंसर आ गया।
तीसरा अब हम देखते हैं नहरकाट या असम, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि असम में आप जाओगे तो नहरकाट या क्षेत्र मिलता है जहां पे खनिज तेल का उत्पादन हो रहा है, और जब आप महाराष्ट्र जाते हो तो वहां पे क्षेत्र बसीन जहां पर खनिज तेल का उत्पादन है, तो यह भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सेकंड है वो सुमेलित नहीं है। अब हम चार विकल्पों में से देख लेते हैं। पहला बोल रहा है केवल एक, तो केवल एक तो भाई ये बिल्कुल रॉन्ग हो गया, ये तो आप ले ही नहीं सकते। केवल एक और दो, तो एक तो हमारा सही है ना, तो हम कैसे ले लेंगे, चलिए ठीक है। केवल दो, देखिए आ गया केवल दो ऑप्शन सी, तो डी को आप वैसे कट कर दीजिए, आगे आपको उत्तर निकल गया। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं माय डियर कि अब हमारे पास आगे और कौन सा प्रश्न यहां पर आता है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक इसके पश्चात जो 3 है आप सभी के सामने ये रहा सुराजा इसके इस प्लेटफॉर्म में। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि भारत के एक भूवैज्ञानिक कालखंड ऊपरी कार्बनी कल्प में प्रायद्वीप के पर्वतीय संचालनों के आघात सहने पड़े, जिससे द्रोणी की जो आकृति की गर्तों का निर्माण हुआ। गर्त में असंख्य जीव जंतु दब गए, जिसमें कालांतर में किस प्रकार के शैल समूह का निर्माण होता है। अब देखिए ये उस समय की बात चल रही है जब हमने भारत के भूगर्भिक संरचना का निर्माण होते देखा है, जिसे हमने अलग अलग जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बांट रखा है, जिसे हम भूवैज्ञानिक समय मापनी कहते हैं। अब उसी के आधार पर ये कह रहा है, ये उस समय को विशेष हो रहा है जब असंख्य जीव जंतु दब गए। अब जब असंख्य जीव जंतु दब गए मतलब वहां पे फॉसिल्स या जीवाश्म मिलेगा, और जीवाश्म का एक बहुत बड़ा स्वरूप आप जानते हो, भारत में कोयला का उत्पादन। और कोयला का उत्पादन अगर मैं बात करूं तो लगभग 98% कोयला का उत्पादन आपको गोंडवाना शैल समूह में मिलता है। इसलिए माय डियर अगर आपके पास 4 विकल्प है, गोंडवाना, विंध्य, दक्कन और कडप्पा, तो आप किसके साथ जाओगे, गोंडवाना, क्योंकि गोंडवाना के जीवाश्म मिलने का सबसे बड़ा सबूत 98% कोयला का उत्पादन इसी गोंडवाना शैल समूह से होता है। हो गया क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास और कौन सा प्रश्न आता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 ये कह रहा है कि भारत में रेल परिवहन प्रबंधन व्यवस्था के संबंध में आपके पास कुछ यहां विकल्प दिए गए हैं। अब ये बताना है कि जो एक तरफ तो आपने रेलवे जोन रख दिया, दूसरी तरफ यहाँ पे मुख्यालय रख दिया गया, इसे सुमेलित करना है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, उपर्युक्त में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है। देखिए सही सुमेलित है की बात किया है ना, सही सुमेलित है, तो इसे आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। चलिए अब हम पढ़ते चलते कि कौन कौन सा सही सुमेलित है, फिर हम यहाँ पे दिए गए विकल्पों के अनुसार आंसर का सिलेक्शन कर लेंगे। पहला कह रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे। पूर्व मध्य रेलवे की अगर बात चलती है तो यहाँ पे दिया गया हाजीपुर, तो हाजीपुर बिल्कुल सही है, मतलब आप बिहार वाला क्षेत्र चले जाइए। दूसरा कह रहे हैं पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर, बिल्कुल बात सही है क्योंकि उत्तर प्रदेश वाले की बात चल रही है, गोरखपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे भुवनेश्वर, देखिए ये रॉन्ग है भाई, ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि भुवनेश्वर तो उड़ीसा में है, और जबकि दक्षिण पूर्व रेलवे की जब हम बात करते हैं तो हम जाते हैं पश्चिम बंगाल, मतलब आप बोलोगे वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र। तो चलिए तीसरा तो आपका रॉन्ग हो गया। फिर हम चलते हैं पश्चिम मध्य रेलवे। अब पश्चिम मध्य रेलवे में देखिए भोपाल दे दिया गया, जबकि भोपाल नहीं, यहां पर आता है जबलपुर वाला एरिया, ये आप याद रखोगे। क्या आता है, जबलपुर, जबकि वो भी मध्य प्रदेश में ही है। अब देखिए तीसरा चौथा हमारा रॉन्ग है। उसने बोला है कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित है तो पहला और दूसरा, तो ऑप्शन आपके पास बी जो है वो पहला और दूसरा क्लिक करता है, देख लीजिए आप। इज दिस क्लियर, मतलब कि चौथे का क्या आ जाएगा आपका बी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं माइडियर। ऐसे ही प्रश्नों की संग्रह हम लेकर के रोजाना आ रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जरूर बने रहिए, और अगर सीरीज बेहतर लगे तो कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि हमें उत्साहवर्धन होते रहे और हम ऐसी सीरीज अन्य बाकी जो आदरणीय हमारे शिक्षक है वो रोजाना आप सभी के लिए लाते रहे। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहे हैं, पूर्वांचल में मेघालय के पठार में निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी नहीं है। अब 4 विकल्प आपके पास दिए गए, अब आपको यह बताना है कि कौन सा यहां पर नहीं है। तो देखिए आप जानते हो जब आप मेघालय में जाते हो तो मेघालय जो पठारी वाला क्षेत्र है हमारा, या मेघालय क्षेत्र की अगर मैं बात कर दूं, राज्य की अगर बात कर दूं, तो वहां पे आपने गारो खासी जयंतिया सुने होंगे, जिसकी वजह से वहां पे सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मिलता है, जैसे कि मौसिन राम हो गया, आपने सुना होगा, चेरापूंजी इससे पहले कहा जाता था। तो गारो खासी जयंतिया तो मिलता है, मगर उसने क्या बोला, कौन सा पहाड़ी नहीं है बोला है। तो अब आप माय डियर यहाँ पे कौन से जाओगे, कौन सी पहाड़ी नहीं है, तो डफला नहीं है। क्यों, क्योंकि डफला आपको कहां मिलती है, तो डफला याद रखेंगे ये मिलेगा आपके पास अरुणाचल प्रदेश में। कहां मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश। तो उत्तर क्या आ गया यहाँ पर, डी। चलो ये भी क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, ये लीजिए प्रश्न।
प्रश्न कह रहा है कावेरी नदी जल बंटवारा विवाद निम्नलिखित में से किन राज्यों के मध्य है? प्रश्न क्रमांक 6। चलिए अब हम यहां बात करते हैं विकल्पों को देखते हुए। बात करें अगर हम कावेरी नदी की, तो पहले कुछ चीजों को आप जान जाइए। जब हम कावेरी नदी की बात करते हैं ना, तो कावेरी नदी निकलेगी कहां से? कावेरी नदी के लिए आप क्या चले जाइए, यहां वाले क्षेत्र में आपके पास मिलेगा राज्य, दक्षिण राज्य। कौन सा दक्षिण राज्य? तो आप याद रखोगे वहां पर मिलेगा कावेरी के लिए कर्नाटक। आप चले जाइए। जब आप यहाँ पे कर्नाटक में जाओगे तो आपके पास इस कर्नाटक में दिखाई देगा कोडगु जिला। उस कोडगु जिला से आपकी यही नदी कावेरी नदी का उद्गमित स्थान है। ये इस तरीके से फिर कावेरी नदी आप जानते हो बंगाल की खाड़ी में जाके विसर्जित हो जाएगी। ये छोटा सा डेटा आपको पता होना चाहिए। बाय द वे अगर पूछ दे कि भाई ये कावेरी नदी कर्नाटक के कोडगु जिला से निकल रही है, मगर स्थान कौन सा है, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, आप ये भी याद रख लोगे। चलो ये तो डेटा याद हो गया। अब यही जो कृष्णा नदी कावेरी नदी जो कर्नाटक से निकल रही है और दक्षिण के राज्यों में जा रही है, तो इसके जल के बंटवारे को लेकर के विवाद हमें दिखाई देता है। इंटर वाटर डिस्प्यूट्स या रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो वो कौन कौन से हैं? तो सीधा सीधा आप याद रखेंगे वो जो है आपको केवल कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल व पुडुचेरी इनके मध्य। बाकी यहाँ पे नाम नहीं आएगा भाई। कौन सा है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल व पुडुचेरी। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए, और ये मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया। आगे बढ़े हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रश्न क्रमांक 7 क्या कह रहा है? प्रश्न क्रमांक 7 कह रहा है भारत के निम्नलिखित पत्तन पर विचार कीजिए। पत्तन मतलब कि यहाँ पे बंदरगाह अब आपके पास दिए गए हैं। अगर हम इन बंदरगाह की अगर बात करते हैं तो वो क्या कहता है, जरा यहां ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए। वो कह रहा है कि भाई 4 बंदरगाह का नाम मैंने दे दिया, तुतीकोरिन, कोचीन, एन्नोर और कुल्पी। अब बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा पत्तन भारत की पूर्वी तट में स्थित नहीं है। देखिए नहीं है पूर्वी तट में, पूर्वी तट में नहीं है। अर्थात अगर मैं यहाँ पे इंडिया को इस तरीके से बनाऊं, यहाँ देखिए तो पूर्वी तट कौन सा वाला भाग, ये वाला, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए बोल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए जब हम यहाँ पे तुतीकोरिन की बात करते हैं माय डियर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हम यहाँ पे तुतीकोरिन की बात करें तो तुतीकोरिन और एन्नोर ये दोनों ही आपको तमिलनाडु में मिलेगा। और तमिलनाडु वाला क्षेत्र तो यहाँ पे ये वाला क्षेत्र हो गया पूर्वी घाट, मगर उसने क्या बोला पूर्वी घाट में नहीं होना चाहिए। ठीक। दूसरा अगर मैं लेता हूँ कुल्पी, देखिए कुल्पी की अगर हम बात करते हैं तो कुल्पी आपके पास मिलेगा वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र में, और आप जानते हो पश्चिम बंगाल वाला भी आपके पास कहाँ आएगा, पूर्वी घाट में। लेकिन जब हम कोचीन की बात करते हैं डियर, तो कोचीन आपके पास मिलेगा केरल में, और केरल जो है वो आपका पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है। यहां पर आपके पास केरल मिलेगा, और अगर केरल पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है तो आपको उत्तर भी क्या आएगा, 2। तो 2 में आप कौन सा ऑप्शन लेगो? देखिए सभी ऑप्शन कट जाते हैं, केवल 2, डी। तो ऑप्शन आपके पास यहां पर आता है डी, कौन सा, 7वें का। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये लीजिए प्रश्न क्रमांक 8 क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, सबके सब। कह रहा है कि 10% का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 4 विकल्प आपके पास दिए गए हैं, जैव विविधता संरक्षण, ऊर्जा स्थानांतरण, जैव विविधता मापन और रासायनिक साम्यावस्था। अब यहां देखिए पहले मैं आपको यह बता दूं कि एक्चुअल में जो 10% का नियम है वो है क्या। आपने जब जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी पढ़े होंगे तो आपको यह बताया गया होगा कि अलग अलग ट्रॉपिक स्तर पर 1, 2, 3, 4, तो ये ट्रॉपिक स्तर 1, ट्रॉपिक स्तर 2, ट्रॉपिक स्तर 3, ट्रॉपिक स्तर 4, और हर एक ट्रॉपिक स्तर में अलग अलग जीव यहां पर पाए जाते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। और इन जीवों पर आधारित इनको खा करके भोजन के तौर पर अपने में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्रमिक तौर पर अलग जीव मिलते हैं हमें, और इसे ही फिर कहा जाता है माय डियर क्या, फूड चेन। याद करिए आपको बताया गया होगा, फूड चेन बताया गया होगा, या फिर आप इसको खाद्य श्रृंखला पढ़ लेते हो। तो यही खाद्य श्रृंखला में जब ऊपर वाले लेवल का का जीव नीचे वाले लेवल को जब खाता है तो उसमें जो एनर्जी का स्थानांतरण होता है वो 10% नियम के आधार पर ही होता है। तो ये है क्या एक्चुअल में, ऊर्जा स्थानांतरण, जो ये कहता है कि अपर लेवल वाले जब बिलो लेवल के जीव को खाते हैं तो उसमें मात्र 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, रेस्ट जो है वो बाहर चले जाता है। तो उत्तर आपके पास क्या आ जाएगा, ऊर्जा का स्थानांतरण, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझा चुका हूं। ठीक है डियर, चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट यहां देखिए क्या कह रहे हैं, भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जो है हमारा प्रश्न क्रमांक 9। अभी कह रहा है कि एक तब उसने जलमार्ग दे दिया, दूसरे तब उसने विस्तार दे दिया,
फिर कहता है कि उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। भाई सही सुमेलित आपको चुनना है, सही वाला केस बोल रहा है। अब जब सही वाला केस कह रहा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जरा देखते हैं। यहां देखिए, यहाँ पे जलमार्ग की अगर बात की जाए, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 वह इलाहाबाद से हल्दिया, तो इलाहाबाद से हल्दिया ये बिल्कुल सही है। इलाहाबाद मतलब यूपी वाला क्षेत्र ले लिया आपने, और हल्दिया की जो मैं बात कर रहा हूँ वो वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र हो गया, तो इलाहाबाद से यूपी से वेस्ट बंगाल, ये बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है जलमार्ग 2 सादिया से धुबरी, तो ये पूरा का पूरा असम वाला ही क्षेत्र ले रहा है जहां पे ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो भाई ये दो तो बिल्कुल सही है। तृतीय हम देखते हैं जलमार्ग 3 काकीनाडा और पुडुचेरी बोल रहा है। अब पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि काकीनाडा, पुडुचेरी और ये कोट्टापुरम और कोलम है कहां। देखो जब हम ये कोट्टापुरम और कोलम की अगर हम बात कर देना, ये पूरा पूरा आपके पास एक ही राज्य में दोनों के दोनों मिल जाते हैं। तो किस राज्य में मिलेंगे आपके पास, तो केरल में मिल जाएंगे। तो आप ये याद रख लीजिएगा, ये हो गया आपके पास केरल। और जब हम काकीनाडा से पुडुचेरी की बात करते हैं, तो काकीनाडा से पुडुचेरी आपके पास प्राप्त होगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि पुडुचेरी तो आप जान रहे हो, आपको बस तकलीफ थी कि भाई काकीनाडा कहां पर है, तो यह है आंध्र प्रदेश। अब देखिए इशू क्या है कि जो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से पुडुचेरी जो है ना, वो जलमार्ग 4 के लिए है माय डियर, और केरल में आप जाओगे कोट्टापुरम से कोलम, तो इसका आता है ये जलमार्ग 3। तो ये जो तीसरा चौथा हमारा तो रॉन्ग हो गया। उसके अकॉर्डिंग अब आपके पास क्या आएगा, केवल 1 और 2, बाकी जो है अब आप यहाँ पे कट कर दीजिए, आपको उत्तर आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक, चल नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं माय डियर, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। यहां देखिए अगला प्रश्न, ये कह रहा है कि मोरलेन वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। मोरलेन, अब ये तो सीधा सीधा तथ्य है, आपको सीधा सीधा डायरेक्टली याद रखना है कि ये जो मोरलेन है वो आपके पास मिलेगा मिजोरम में, वन्यजीव अभ्यारण्य। डायरेक्ट पूछा गया, इसलिए इसमें मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे लिए, भारत में स्थापित लौह इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ कारखाना दिया गया है, दूसरी तरफ संबंधित राज्य जहां वो स्थापित है, और उसकी स्थापना में कौन से विदेश ने या फिर विदेशी कंट्री जो है उसने हमारी मदद की। अब आपको क्या हो रहा है, उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, सही वाला अब हमें चुनना है, सही की बात चल रही है। ठीक, अब हम देखते हैं कि ये इसमें कौन कौन सा आंसर आएगा माय डियर, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सही सुमेलित की बात चल रहा है, तो सही सुमेलित में अब हम कैसे देखेंगे, यहां देखिए सबसे पहले आपके पास दिया गया राउरकेला, जो कि कहां पर स्थापित है, उड़ीसा में। और उड़ीसा में जो राउरकेला स्थापित है वो किसकी मदद से किया गया, जर्मनी की। तो भाई आपके पास पहला जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट, दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है वो अमेरिका, तो गलत भाई, अमेरिका ने इसको नहीं किया था। यहां पे जो स्थापना की बात किया था वो किया था ब्रिटेन ने, ये आप याद रखेंगे। तो दूसरा तो आपका रॉन्ग हो गया दुर्गापुर। चलो बोकारो कहां पे, झारखंड में, झारखंड में सोवियत संघ यूएसएसआर ने किया था, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, विशाखापट्टनम मतलब आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जो कारखाना है वो किसकी मदद से किया गया था, ब्रिटेन, तो रॉन्ग है, ब्रिटेन ने नहीं। यहां पे अब आएगा आपका अमेरिका, इसका मतलब जब इंटरचेंज कर दिया गया। तो भाई कौन कौन सा रॉन्ग है आपके पास, दूसरा और चौथा रॉन्ग है, पहला और तीसरा ही सही है। तो किस ऑप्शन के साथ जाओगे, सी के साथ आप जाओगे, उत्तर आपके पास प्राप्त हो गया। ठीक, चलो अब आगे बढ़ा जाए, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट ये देखिए, जैव विविधता को लेकर के प्रश्न आपको दिया गया है कि जैव विविधता की क्षति के संबंध में निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। अब हमारे पास 4 गतिविधियां दिया गया है। पहला दिया गया सहविलुप्तता। सहविलुप्तता क्या है, सहविलुप्तता का मतलब यह होता है कि एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है, अगर एक जीव खत्म हो गया तो दूसरा जीव खत्म हो जाएगा। ये तो बात बिल्कुल सही है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं ले लूं, मान लीजिए जैसे फूल होते हैं, फूलों से जो भौरे होते हैं या मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी वहां से रस लेती है और शहद बनाती है। मान लो अगर सभी फूल ही आपने बर्बाद कर दिया, खत्म हो गए, तो उससे संबंधित क्या मधुमक्खी वो कार्य कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, तो वो कहीं ना कहीं खत्म होते दिखाई देते हैं। वैसे जो भौरे होते हैं जो फूलों पर निर्भर करते हैं कुछ विशेष, अगर वो फूलों को ही आपने खत्म कर दिया तो उस पर निर्भर भौरे वो भी खत्म हो जाएगा। तो सहविलुप्तता यहां पर हमें दिखाई देती है कि क्षति बढ़ाने के लिए कारगर है। यहां देख लीजिए क्या बोला है, यहाँ पे बोला है उपयुक्त में से कौन सा जातीय विविधता की क्षति को बढ़ावा देता है। तो भाई पहला तो आपका बिल्कुल सही हो गया, अतिदोहन। अतिदोहन मतलब कि किसी विशेष
आपने भौगोलिक क्षेत्रफल ले लिया, उस भौगोलिक क्षेत्रफल में जो जीव जंतु दिए गए प्राकृतिक तौर पर, जिस पर आधारित आपके पास बहुत सारे प्राकृतिक उत्पाद प्राप्त होते हैं, अब आपने क्या किया, उसका दोहन करने लगा। जैसे कि मान लीजिए आपने लकड़ियों को काट दिया, जंगल को काट दिया, आपको लकड़ी चाहिए थी, इत्यादि इत्यादि, या फिर आपने वहां पे हंटिंग शिकार करने लगा है इत्यादि। अति दोहन, किसी भी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन करोगे, चाहे वो वन्य जीव रहे या फिर वृक्ष रहे, उस पर आधारित जो एक दूसरे पर आधारित यहाँ पे जीव मिलते हैं हमें, जिनका अपना एक संबंध हमें दिखाई देता है, वो गड़बड़ा जाता है। इसलिए अति दोहन करने से भी वहां पर कमी प्राप्त होगी, क्षति होगा ही। तृतीय, विदेशी जातियों का आक्रमण। भाई ये भी बिल्कुल सही है, विदेशी जातियों के आक्रमण होने से क्या होगा, वहां पे स्वदेशी जो प्रजातियां हैं, चाहे वो आप जीवों के ले लीजिए या वनस्पति के ले लीजिए, वहां पर जब विदेशी आ जाएंगे तो उनके पोषक तत्वों का भी क्या करेंगे, इस्तेमाल करने लगेंगे, और वहां से आए हुए वातावरण का वहां पर प्रभाव डाल देंगे, बाहर से आए हुए चीजों का। तो जो देसी जीव है या फिर वृक्ष है, उनको रहने में, अपने स्वयं के सर्वाइवल में परेशानियां उत्पन्न होती है और धीरे धीरे खत्म होते चलते हैं। तो इस हिसाब से आपके पास ये तीसरा भी सही है। चौथा, आवासीय विखंडन। भाई आवासीय विखंडन मतलब कि किसी क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्रफल में जो जंगल था, आपने पूरा पूरा जंगल ही नाश कर दिया समझ लीजिए, तो क्या वहां पे रहने वाले जीव जंतु प्राणी आपको मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, तो क्या होगा, क्षति तो होगा ही ना। तो हिसाब से चारों ही सही है, तो आप क्या ले लोगे, डी फॉर डॉग, उपर्युक्त सभी। समझ में आया? देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 13 क्या कह रहा है, ये लीजिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ज्यादा हमें सोचना ही नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहां पर वो ये कह रहा है कि ग्वालीगढ़ की पहाड़ी किन दो राज्यों के मध्य विस्तृत है। देखिए जब हम यहाँ पे ग्वालीगढ़ की पहाड़ी की बात करते हैं माय डियर, तो ये जो है ना, यहाँ ध्यान देंगे, ग्वालीगढ़ की पहाड़ी कहाँ मिलेगी, ग्वालीगढ़ की पहाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो वो आपके पास इस तरीके से आप बना देंगे, वो एमपी और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में मिलेगी, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में मिलेगी आपके पास। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ग्वालीगढ़ की पहाड़ी है, यहीं पर अगर आप जाओगे तो यहां पर आपके पास सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दिखाई देता है मध्य में, और इसी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से ही आगे जाकर के जब आप अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा, यहीं से ही तापी नदी निकलती है इस तरीके से, जो इधर अरब सागर में जाकर के गिरेगी। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए। उत्तर फिलहाल आप याद रखोगे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। चर्चा करें हम अगले प्रश्न का। चलो ये रहा प्रश्न क्रमांक 14। देखो प्रश्न क्रमांक 14 क्या कह रहा है। 14 का ये कहना है कि भाई ग्रीन हाउस प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित आपके पास कुछ गैस दिए गए हैं। अब आपको यह बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा जो गैस है वो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है, नहीं करता है, बोल रहे हैं ना, नहीं करता है। अब आप देखो, अब आपके पास कौन कौन से हैं, जलवाष्प, दूसरा कह रहा है नाइट्रस ऑक्साइड, फिर कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, चौथा कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और पांचवा कह रहा है ओजोन। इसमें ये पूछ रहा है आपके पास कि कौन नहीं करता है। देखिए ध्यान से समझिएगा इस बात को, नहीं करता है। तो पहले तो आपको ये समझना होगा ना कि ग्रीन हाउस गैस होता क्या है, इसे समझ लीजिए। चलिए मैं इसे इस तरीके से समझा देता हूं। यहां देखिए भाई, आपने क्या किया, ये आपकी पृथ्वी है पृथ्वी। यहां पर आप क्या कर दीजिए, सूर्य देवता को बना दीजिए। अब सूर्य से निकलने वाली जो किरण है वो पृथ्वी पर इस तरीके से गिरेगी। मैं चारों तरफ सूर्य का बना देता हूं, पहले ये लीजिए। अब सूर्य की जब किरणें पृथ्वी पर पड़ रही है तो ये रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर आने की कोशिश करती है, कहां पर, ताकि ये कहां जा सके, ये जा सके यहां पर वायुमंडल में माय डियर। ये इस तरीके से आप वायुमंडल बना लो, ये वायुमंडल में जाना चाहती है, लेकिन वायुमंडल में ये पहुंचना चाहती है आकाश में, मगर पहुंच नहीं पाती। उसका कारण ये रहता है कि यहाँ पे ये जितनी गैसों का नाम बताया जा रहा है ना, ये सभी गैसेस वहां पे प्रेजेंट रहती है। जैसे उदाहरण के तौर पर नाइट्रस ऑक्साइड प्रेजेंट है मान लीजिए, तो वो नाइट्रस ऑक्साइड क्या करेगी, वो इसको रोक देगी जाने से, इस तरीके से, नहीं 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 आप नहीं जाओगे। और ना जाने की वजह से देखिए, जब पूरे की पूरी ये जो एक रेखा की तौर पर आप मान लीजिए इनको रोकने लगा, अभी एनर्जी जब ऊपर जा ही नहीं रही है ऊर्जा, तो पृथ्वी का तापमान क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा माय डियर। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब वो होता है कि जो पृथ्वी से आपके पास रिफ्लेक्ट लाइट आ रही है, सनलाइट, उसको रोक देता है, नहीं जाने देता वायुमंडल में। ऐसे कौन सी गैसें करती है, ये सब। और वैसे देखा जाए ना तो ग्रीन हाउस गैसेस जो है पहले कभी या भी आज भी आप कहीं पढ़ोगे, जो हकीकत भी है कि एक जीवन के लिए भी सही तापमान हमें बनाए रखता है। लेकिन देखो किसी चीज की अति सही नहीं होती भाई, है ना, ये भी आप याद रखिएगा। इसलिए तो बोला जाता है कि अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड आप रिलीज ना करो। तो फिलहाल हम हमारे प्रश्न में चलते हैं। उसने क्या बोला कि प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न नहीं करते,
जबकि यहाँ पे 1 से लेकर के 5 तक के जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ये सब के सब उत्पन्न करते हैं। तो इस हिसाब से आपके पास ऑप्शन क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसने बोला उत्पन्न नहीं करते, और ये तो सब करते हैं भाई। ठीक, तो आपने ऑप्शन क्या ले लिया, डी। चलिए अब हम चलते हैं हमारे आज के अंतिम प्रश्न की ओर। ऐसे ही मैं एमसीक्यूज का सीरीज लेते आता रहूंगा, और अगर आपको ये सीरीज बेहतर लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। रोजाना हम हमारे एप्लीकेशन में लाइव रहते हैं यहाँ पर इतने बजे, और फिर ये यूट्यूब में अपलोड हो जाता है ऑफलाइन हमारे बाकी विद्यार्थियों के लिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट प्रश्न की ओर आज का। देखिए क्या कह रहा है आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न ये कह रहा है माय डियर कि दो बायोम के मध्य संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो पहले तो आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि बायोम होता क्या है। यहां देखिएगा, जब हम बायोम की बात करते हैं तो आप ऐसा समझिए भाई, ये मैंने एक भौगोलिक क्षेत्र ले लिया, मैंने यहां पर एक दूसरा भौगोलिक क्षेत्र ले लिया, दो भौगोलिक क्षेत्र आ गए, एक और ये दो। ये जो दो भौगोलिक क्षेत्र है, एक और दो, दोनों में अपनी अपनी जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी जलवायु में भिन्नताएं पाई जा रही है, और जलवायु पर आधारित वहां की वनस्पति में अंतर है, वनस्पति पर आधारित वहां पे जीवों पर अंतर है। लेकिन जब आप एक बायोम से दूसरे बायोम जा रहे होते हो, यहां देखो, लेकिन जब आप एक बायोम से दूसरे बायोम जा रहे होते हो तो आपके पास एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र प्राप्त होता है जहां पर दोनों ही बायोम के आपको वनस्पति संबंधी जीव जंतु यहां पर दिखाई देते हैं, उसे कहा जाता है इकोटोन। इसलिए अगर यहाँ पे बोला है दो बायोम के मध्य संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो उत्तर आएगा इकोटोन। अब बात उठती है कि सर नेक्टेन क्यों नहीं आया, क्योंकि जो नेक्टेन है ना, ये समुद्री जीवों के समूह से संबंधित है। नेक्स्ट, सर लियाना क्यों नहीं आया, लियाना इसलिए नहीं आया और बोरियल इसलिए नहीं आया क्योंकि ये वनों को प्रदर्शित करते हैं माय डियर। देखिए जैसे कि अगर मैं बोरियल की अगर मैं बात कर दूं, तो बोरियल अगर मैं बात करूं तो जब आप पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ आप जाओगे तो बोरियल वन वहां पर दिखाई देंगे, जबकि उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में लियाना वन दिखाई देंगे। इसलिए ना तो हमने लियाना लिया, ना हमने बोरियल लिया, और ना हमने नेक्टेन लिया। उत्तर आपका क्या आ गया, तो पहला इकोटोन। तो ये था हमारे आज का सीरीज। ऐसी सीरीज लेकर के मैं आता रहूंगा, तब तक के लिए आप सभी को हैव अ नाइस डे। जय हिंद।